आज बुलेटिन में सबसे पहली खबर होगी तेजस्वी का मार्च, एनडीए को क्यों लग रहा दिखावा, क्योंकि आज जो मार्च आरजेडी की तरफ से निकाला गया उस पर तंज कसे जा रहे हैं। दूसरी खबर आपको बताएंगे, जेएसएससी सीजीएल पर फैसला सरकार के गले का फांस क्यों बन गई है, ये हम आपको समझाएंगे। तीसरी खबर हम आपको बताने वाले हैं, दंगाइयों के लिए बनने वाले नए दस्ते को समझिए, क्योंकि बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। चौथी खबर आपको बताएंगे, बिहार को केंद्र सरकार की सौगात समझिए, कौन सी बड़ी सौगात बिहार को केंद्र सरकार से मिली है, ये हम आपको समझाएंगे। तो आइए अब विस्तार से खबर को समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आज पटना में लोक भवन मार्च निकाला गया। हालांकि पुलिस की सख्ती के चलते मार्च को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया, पर राजधानी की सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी खूब दिखा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना की सड़क पर प्रदर्शन और तिरंगे से पटी ये भीड़। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लोक भवन मार्च से जुड़ी है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के खिलाफ आरजेडी का लोक भवन मार्च तेज होता गया। हालांकि मार्च को आयकर गोलंबर पर ही रोक दिया गया। पुलिस की तरफ से की गई बैरिकेडिंग ने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। मार्च में शामिल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया और लेकर उन्हें सचिवालय थाना लाई। तेजस्वी के नेतृत्व में निकला राजभवन मार्च डाक बंगला और इनकम टैक्स चौराहे के बीच बेहद तनावपूर्ण हो गया। देखिए, ये निकम्मी सरकार है, चंदा चोर वाली सरकार है, ये सृजन घोटाले वाली सरकार है, डस्टबिन घोटाले वाली सरकार है, AK-47 छात्रों पे, निर्दोष छात्रों पे चलाने वाली सरकार है। ये इनको हिसाब देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, किसके कहने पे AK-47 चलाएगा। इधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी के लोक भवन मार्च को राजनीतिक ड्रामा और दिखावा करार दिया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव खुद के गिरते राजनीतिक अस्तित्व को और अपने करियर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और फ्लॉप सो साबित जो उनकी घटती राजनीतिक स्वीकार्यता है वह साफ दिखाई पड़ रहा था। न छात्र साथ, न जनता साथ, न कार्यकर्ताओं का भरोसा। इस मार्च में आरजेडी के सांसद, विधायक और कई सीनियर नेता शामिल हुए, पर आरजेडी के सभी विधायक इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। एनडीए तेजस्वी पर मार्च के बहाने हमलावर है। ऐसे में सवाल यही कि तेजस्वी का मार्च एनडीए को क्यों लग रहा दिखावा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज पटना की सड़कों पर दिन भर हलचल दिखता रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव का ये मार्च था। लेकिन तेजस्वी यादव का ये मार्च एनडीए को दिखावा क्यों लग रहा है, ये हम आपको विस्तार से अब समझाते हैं। और सबसे पहले आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव पर विरोधी यानी बीजेपी, एनडीए लगातार आरोप लगाते रहे हैं। एनडीए तेजस्वी यादव को गैर जिम्मेदार नेता बताता रहा है और ये आरोप लगाता रहा है कि जो भी बड़े मौके होते हैं उस पर तेजस्वी यादव बिहार से गायब हो जाते हैं। और इसे लेकर ही तंज एनडीए के नेता कस रहे हैं और तेजस्वी पर अपने पद के प्रति गंभीर नहीं रहने का आरोप भी एनडीए के नेता लगाते रहे हैं। विरोधी ये आरोप क्यों लगाते हैं, अब ये समझने के लिए आप ये समझिए कि तेजस्वी यादव किन बड़े बड़े मौकों पर बिहार से गायब रहे। तो पिछले महीने की ही बात कर लेते हैं और सबसे पहले बात 5 तारीख की कर लेते हैं। जुलाई में 5 तारीख को आरजेडी का स्थापना दिवस था, लेकिन तेजस्वी यादव इस स्थापना दिवस से पहले गायब हो गए। विधानमंडल के मॉनसून सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नदारद रहे, नहीं पहुंचे। फिर बांकीपुर उपचुनाव की जब घोषणा हुई तो उस घोषणा से लेकर के प्रचार के अंतिम दौर तक
यानी जब इसका ऐलान किया गया तब से लेकर के चुनाव प्रचार होता रहा, तब तक तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे। प्रचार खत्म होने से ठीक 2 दिन पहले तेजस्वी यादव वापस बिहार लौटे और फिर नीट पेपर लीक के खिलाफ जब पूरा देश आंदोलन कर रहा था, आपको याद होगा जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा था, बिहार में आंदोलन हुआ, तब भी तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव ने लोक भवन मार्च क्यों किया। तो तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे आरोप से छुटकारा पाना चाहते हैं। विरोधियों के आरोप को तेजस्वी यादव खारिज करना चाहते हैं। इसके साथ ही जनता के मुद्दे पर मार्च के जरिए आरोपों से निजात की कोशिश तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्योंकि विरोधी यही आरोप लगाते हैं कि छात्रों का जो मुद्दा है या फिर बिहार के जो जनता है उसका जो मुद्दा है नेता प्रतिपक्ष नहीं उठाते हैं। तो नीट पेपर लीक पर पूरे देश में बवाल हुआ था। पूरे देश में जगह जगह पर छात्रों का प्रदर्शन हुआ और बिहार के सिवान में AK-47 का मुद्दा पूरे देश में गरमाया था। जब नीट प्रदर्शन हो रहा था तब तो तेजस्वी यादव बिहार में मौजूद नहीं थे। तेजस्वी यादव ने AK-47 के मुद्दे पर सरकार को घेरने की फिर कोशिश की और जनता के मुद्दों पर आवाज बुलंद करने का तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए कि तेजस्वी का मार्च एनडीए को क्यों दिखावा लग रहा है। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन समाप्त हो चुका है। जो छात्रों की मांग थी सरकार से, सरकार ने छात्रों की सभी मांगें पूरी भी कर दी। फिर AK-47 का मामला ले लीजिए। बिहार के AK-47 के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आरोपी जवान को कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने पूरा मामला शांत होने के बाद, यानी सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके बाद वो मार्च निकाल ले। तो एनडीए तेजस्वी यादव के इस प्रदर्शन को दिखावा बता रहा है। कहा जा रहा है कि जब सब कुछ खत्म हो गया है तब तेजस्वी यादव मार्च कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। JSSC CGL परीक्षा रद्द किए जाने के बाद करीब 2000 सफल अभ्यर्थियों को नौकरी करने से रोक दिया गया है। रांची में सफल अभ्यर्थी प्रोजेक्ट भवन के बाहर डेरा डालकर बैठे हैं और सरकार से फैसले पर फिर से विचार की अपील कर रहे हैं। छात्रों के मूड से ये लगता है कि आंदोलन लंबा खिंच सकता है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। झारखंड की राजधानी रांची में आंदोलन का माहौल चल रहा है। एक आंदोलन स्थगित होता नहीं कि दूसरे की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ जहां JPSC JSSC परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर जारी छात्रों का आंदोलन 26वें दिन स्थगित करने की घोषणा की गई, तो दूसरी ओर JSSC CGL के पास आउट अभ्यर्थी नौकरी से एक झटके से हटाए जाने से बेहद नाराज हैं। प्रोजेक्ट भवन के बाहर उन्होंने डेरा डाल दिया और मेन गेट के भीतर करीब 50 मीटर अंदर तक घुस आए। सड़क पर बैठ गए और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की। कि पहले अपने लिए फैमिली से लड़ो, समाज से लड़ो, फिर किताबों से लड़ो। किताबों से लड़ने के बाद आकर के सरकार से सरकार जो है सो असंवैधानिक फैसला लिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के जजमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि आने वाला CID के जांच में किसी प्रकार से अगर कोई अनियमितता पाया जाता है अगर तो उसका कैंडिडेचर रद्द किया जाएगा। JSSC CGL के सफल अभ्यर्थियों ने सरकार पर भीड़ तंत्र के दबाव में फैसला लेने का आरोप लगाते हुए किसी भी तरह की जांच की खुली चुनौती दी। CGL के सफल अभ्यर्थी आंदोलन को लंबा खींचने के मूड में हैं और आंदोलनकारियों के लिए भोजन की भी प्रोजेक्ट भवन के पास व्यवस्था की गई है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्रों को सरकार ने शांत किया, तो दूसरी ओर नौकरी कर रहे अभ्यर्थियों को काम से हटाकर परेशानी का नया पिटारा खोल भी दिया। करीब 9 साल से विवादों में रही JSSC CGL परीक्षा में पहले भी पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप लग चुके हैं। टर्म एंड कंडीशन के आधार पर नौकरी की बात कही जा रही है, लेकिन एक झटके में
पद से हटाए गए अभ्यर्थी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं दिख रहे। सरकार की ओर से कोशिश जारी है, लेकिन समाधान के आसार जल्द नहीं दिख रहे। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा, गौरव झा और निरंजन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। जेएसएससी सीजीएल पर फैसला, हेमंत सोरेन सरकार के लिए गले का फांस कैसे बन गई है, ये हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आपको पूरा मामला शॉर्ट में बता देते हैं कि अब तक क्या हुआ है। देखिए, छात्रों के आंदोलन के बाद हेमंत सरकार का फैसला आया, क्योंकि जो छात्र थे वो मांग कर रहे थे कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की। तो हेमंत सोरेन सरकार ने फैसला लिया और कुछ परीक्षाएं रद्द भी हुई और कुछ स्थगित हुई हैं। तो कुछ परीक्षाओं की जांच का फैसला सरकार ने लिया है। तो 22 ऐसी परीक्षाएं हैं जिसे कैंसिल करने का सरकार ने फैसला ले लिया है। 6 परीक्षाएं हैं जिसे स्थगित कर दिया गया है और 17 परीक्षाएं हैं जो प्रभावित हुई हैं, जिनकी जांच अब होने वाली है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की। और अब समझने वाली बात यह है कि जेएसएससी सीजीएल पर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है, यानी इसी परीक्षा पर ज्यादा बवाल क्यों है। तब आपको पूरी टाइमलाइन समझाते हैं। देखिए, साल 2017 करीब 2000 पदों के लिए पहली बार परीक्षा हुई। पेपर लीक आरोप के बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। फिर इसके बाद आती है तारीख 6 जून 2023 की। परीक्षा दोबारा विज्ञापन परीक्षा के लिए जारी किया गया। फिर 28 जनवरी 2024 को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें सभी परीक्षार्थियों ने भाग लिया। अब पेपर लीक की शिकायत पर परीक्षा रद्द हुई। इसके बाद 4 फरवरी 2024 को अगले चरण की परीक्षा स्थगित कर दी गई। फिर 21-22 सितंबर 2024 को कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से परीक्षा आयोजित की गई, लेकिन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगने लगे। विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और ये विवाद परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे, विवाद जब बढ़ा तो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया 3 दिसंबर 2025 को। फिर हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला सुना दिया, यानी जो परीक्षा हुई थी जिसमें अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे, उनके पक्ष में फैसला आया। अदालत ने परीक्षा परिणाम पर रोक हटा दी। आयोग को जल्द ही रिजल्ट घोषित करने का निर्देश भी हाई कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। अब सभी छात्रों के परिणाम रोकने को गलत बताया गया। संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम रोकने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया। मतलब हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो छात्र सही हैं, जेन्युइन हैं, उनका एग्जाम रिजल्ट अनाउंस कर देना चाहिए। कुछ संदिग्ध उम्मीदवार हैं तो उनका परीक्षा का परिणाम आप रोक सकते हैं। फिर 8 दिसंबर 2025 की तारीख आई। हाई कोर्ट के आदेश पर परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ। 10 दिसंबर 2025 को 1932 सफल अभ्यर्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने ही नियुक्ति पत्र दिए। 17 अगस्त 2026 को सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी, यानी जिस परीक्षा को पास करके ये अभ्यर्थी अभी नौकरी में आए थे, जिन्हें नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन ने दिया था, वही परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो अब आप खबर तो समझिए, जेएसएससी सीजीएल पर फैसला सरकार के लिए गले का फांस क्यों बनी हुई है। तो हेमंत सरकार ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कर दी है। अब परीक्षा रद्द होने की वजह से हजारों लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं, जो नौकरी कर रहे थे। करीब 2000 ऐसे चयनित सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी नौकरी अब खतरे में आ गई है और प्रोजेक्ट भवन में अलग अलग पद पर ये सभी अभी काम कर रहे थे। जेएसएससी सीजीएल पास अभ्यर्थियों का प्रोजेक्ट भवन में अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। ये अभ्यर्थी कह रहे हैं नौकरी दो या फांसी दो का नारा बुलंद किया जा रहा है और जेएसएससी सीजीएल के मुद्दे पर हेमंत सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगे कुआं है, पीछे खाई वाली स्थिति में हेमंत सरकार है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की।
बिहार में कानून व्यवस्था को और भी मजबूती देने के लिए सम्राट सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। बिहार में विधि व्यवस्था में रुकावट पैदा करने वालों से निपटने के लिए सरकार ने एक नई टीम बनाने का फैसला किया। इस टीम को नाम दिया गया है RCU यानी रॉयट कंट्रोल यूनिट। इस रॉयट कंट्रोल यूनिट में कौन कौन होंगे, इसका काम क्या होगा, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने, भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार दंगा निरोधी दस्ता यानी RCU का गठन करने जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद अगर भीड़ नियंत्रित नहीं होती है तो यह दल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभालेगा। जिला और अनुमंडल स्तर पर संवेदनशील इलाकों के साथ जरूरत के हिसाब से अन्य जगहों पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। पर्व, त्योहार या हादसों के बाद अक्सर बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करना स्थानीय पुलिस और सीमित संसाधनों के साथ मुश्किल हो जाता है। ऐसे में विशेष रूप से प्रशिक्षित RCU की टीम से स्थानीय पुलिस बल को भी मजबूती मिलेगी और विधि व्यवस्था को लागू करने में आसानी भी होगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। RCU का गठन सरकार करने जा रही है। क्यों ये गठन होने वाला है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे और इससे क्या फायदा मिलेगा, क्या इसका काम होगा, सब कुछ हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि खबर क्या है। देखिए, बिहार में अब दंगा निरोधी दस्ता का गठन किया जाएगा। जिला और अनुमंडल स्तर पर इसकी तैनाती होगी। हर RCU को 1 महीने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। RAPO मेरठ से ट्रेनर इन्हें प्रशिक्षित करेंगे। हर 3 महीने में रिफ्रेशर कोर्स भी कराया जाएगा। DIG, IG स्तर पर इस टीम की मॉनिटरिंग भी होगी। अब आपको बताते हैं कि जिले में कितनी टीम तैनात की जाएगी, ये भी जान लीजिए। तो राज्य में कुल 49 RCU कंपनियां होंगी। पटना की बात कर लेते हैं। 3 कंपनियां राजधानी पटना में तैनात होंगी और अन्य संवेदनशील जिलों में 2-2 कंपनियां तैनात रहेंगी। B श्रेणी के जिलों में 1-1 कंपनी को रखा जाएगा और C श्रेणी में 1-1 प्लाटून स्थापित किए जाएंगे। अब आप समझिए कि RCU की रूपरेखा क्या होगी। तो हर कंपनी में 3 प्लाटून होंगे और हर प्लाटून में 47 पुलिसकर्मी होंगे। इनके पास आंसू गैस होगा, लाठी होगा और ये सभी सशस्त्र दस्ता शामिल होंगे। महिला पुलिसकर्मी और वायरलेस ऑपरेटर भी इनके पास होगा। मेडिकल और एम्बुलेंस टीम की भी व्यवस्था की जाएगी। हर प्लाटून को बस और ट्रक भी प्रोवाइड किए जाएंगे। RCU को कुल 294 वाहन भी मिलेंगे। और अब आप खबर तो समझिए कि आखिर RCU का गठन क्यों किया गया है। तो कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए यह गठन किया गया है। भीड़ नियंत्रण और आपात स्थिति से तत्काल निपटने के लिए RCU मदद करेगा। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की टीम भीड़ को नियंत्रित करने पहुंचती है, लेकिन पुलिस पर ही हमला हो जाता है। 20 मिनट में घटनास्थल के लिए रवाना ये दस्ता हो जाएगा। सांप्रदायिक तनाव और हिंसक प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी। भीड़ नियंत्रण और सड़क जाम से RCU की टीम निपटेगी। सरकारी संपत्ति पर हमले में भी मोर्चा संभालेगा। और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि ये टीम हर मुसीबत में काम आएगी। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। बिहार को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक का ये 4 लेन कॉरिडोर बिहार की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार को केंद्र की बड़ी सौगात। बिहार में बनेगा सुपरफास्ट हाईवे। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक 4 लेन कॉरिडोर। देश में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछ रहा है।
अब बिहार को मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार में एक नया हाईवे बनाया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। करीब 82 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर 3,590 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बताता हूं, बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट आज हाईवे का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया है। ये प्रोजेक्ट एक तरीके से पूरे बिहार के लिए एक बहुत मेजर लाइफलाइन बन रहा है। ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। अगर हम देखें, नेपाल के बॉर्डर में सोनबरसा, सीतामढ़ी और नीचे मुजफ्फरनगर, यानी कंप्लीट एक बड़ी आर्टरी बनेगा, ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी ये मेन लाइन, मेन रोड बनेगी, जो कि बिहार के लिए कई वर्षों तक इसका बेनिफिट मिलेगा। $83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में, और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें होगा। मुजफ्फरपुर से सोनबरसा तक का ये 4 लेन कॉरिडोर बिहार की तरक्की के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से रवि सिंह की रिपोर्ट। और अब आप पूरी खबर विस्तार से समझिए। बिहार को केंद्र सरकार की तरफ से सुपरफास्ट सौगात मिली है। इसके मायने अब हम आपको समझाते हैं। देखिए, मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हाईवे 4 लेन करने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। हाइब्रिड एन्युटी मोड के तहत ये हाईवे बनाया जाएगा। अब आप ये समझिए कि कितना लंबा होगा और कितने की लागत से बनेगा। तो आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबरसा हाईवे करीब 82.58 किलोमीटर लंबा होगा और इसे बनाने के लिए 3,590.73 करोड़ रुपए की लागत होगी। समझिए कि इस बिहार को केंद्र सरकार की सुपर फास्ट सौगात में खास क्या है। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस हाईवे पर गाड़ियां दौड़ेंगी। बीच में सीधे कट या क्रॉसिंग नहीं होंगी। सफर ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। प्रोजेक्ट में 7 बड़े पुल, 3 रेलवे ओवरब्रिज होंगे। हाईवे पर 2 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। बागमती नदी पर करीब 340 मीटर लंबा बड़ा पुल होगा। उद्योग, कृषि और व्यापार को भी फायदा मिलेगा। यात्रा का समय घटेगा और ईंधन की भी बचत होगी। सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। बिहार में कारोबार और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। तो बिहार को केंद्र सरकार से लगातार मदद मिल रही है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर केंद्र सरकार बिहार की इतनी मदद क्यों कर रही है। तो बीजेपी की अगुवाई में पहली बार बिहार में सरकार बनी है। चुनाव प्रचार के दौरान डबल इंजन का नारा बुलंद किया जाता था। नीतीश कुमार ने भी कई बार केंद्र के मदद की सराहना की। बीजेपी विकास की रफ्तार बढ़ाकर अपनी छाप छोड़ना चाहती है। केंद्र के सहयोग से बिहार का विकसित बनाने की कोशिश की जा रही है।